छात्रों, आज हम सब पाठ्यक्रम के अनुसार मुक्तिबोध को पढ़ेंगे। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्यामपुर ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में MA पास किया और उसके बाद ये अध्यापक बनकर आजीविका अर्जन प्रारंभ किया। थोड़े समय अनेक स्थानों पर रहे। उसके बाद सन 1958 में ये दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में नियुक्त हो गए। एक लंबी बीमारी के कारण सन 1964 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिकी की डायरी और इनके 2 कविता संग्रह हैं, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। एक उपन्यास इनका बड़ा प्रसिद्ध है, विपात्र नाम से आया था। 2 कहानी संग्रह हैं, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। मुक्तिबोध ऐसे कवि हैं जो जिंदगी भर लड़ते रहे और उन्होंने कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे समाज से, इतिहास से, जीवन से और सबसे अधिक अपने आप से। उनकी इन तमाम भीतरी बाहरी लड़ाइयों को उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। कह सकते हैं कि उनकी कविताएं उनकी जिंदगी की एक्सरे हैं और उनकी जिंदगी कविताओं की अविस्मरणीय संदर्भ संकेतिका है। ये जिंदगी से कविता और कविता से जिंदगी को जोड़कर प्रस्तुत करने वाले प्रतिबद्ध कलाकार थे। इनके काव्य की अंतर वस्तु जितनी व्यापक है उससे भी ज़्यादा गहरी है और इनकी रचनाओं में आत्मसंघर्ष के साथ साथ वैचारिकता है। वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव जी कहते हैं कि जिस खतरनाक आगत से मुक्तिबोध रूबरू थे वह आज हमारे सामने है। एक और आलोचक गोपाल जी हैं, गोपाल जी प्रधान कहते हैं, मुक्तिबोध ऐसे मुद्दों को छूते हैं जिसे पढ़ते हुए हम शर्मिंदा होते हैं। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि मुक्तिबोध का रचना संसार गढ़े गए लालित्य के स्थापत्य को ध्वस्त कर देता है। जब व्यवस्थाएं निरंससता पर उतर आती हैं तब वह अंतःकरण का प्रश्न उठाते हैं। इनकी कविता का जो केंद्रीय विषय है वो मध्यवर्गीय समाज है और इनकी जितनी भी कविता है सब में आत्मसंघर्ष का भाव दिखाई देता है। जैसा कि ये कहते हैं कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाएं, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। देखिए, ये अंतर्मुखी होने के साथ साथ समाज में होने वाली हर घटनाओं को स्थूल रूप से देखते थे। ये नई कविता के करीब थे और नई कविता जीवन को समग्रता में स्वीकार करती है। कह सकते हैं कि अगर मुक्तिबोध की कविताओं में ईमानदारी की आंच आती है। 1935-36 के पहले समाज में 2 वर्ग थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। जैसे जैसे गांव और शहर नज़दीक आए
तो इन दोनों के मेल जोल से एक नया वर्ग बना जिसे कहा गया मध्य वर्ग। ये दो वर्ग ही नहीं थे, बल्कि कह सकते हैं दो मानसिकताएं थीं या दो संस्कार थे। अब जैसे कि आज का ही मनुष्य को देखिए, हम परंपरावादी हैं, परंपरा से हम संस्कारवादी हैं और विचारों से आधुनिक हैं, वैज्ञानिक हैं या कह सकते हैं बौद्धिक हैं। इसी कारण हम अंतर्विरोध की स्थिति में हैं और जीवन का पूरा संघर्ष आदि मध्य और अंत होता है और इसलिए मुक्तिबोध किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते। ये एक एक पल के विषय में चिंतित होते हैं और इनकी जो कविता का मूल विषय था वह मध्यवर्गीय यथार्थ है। यही इनकी कविता का कथ्य है। ये अपनी कविता में सच का बयान करते हैं। इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कविता ब्रह्मराक्षस है। ब्रह्मराक्षस वस्तुतः प्रेत योनि है, न बद्ध है न मुक्त है। कह सकते हैं मध्यवर्गीय बौद्धिक चेतना का प्रतीक है ब्रह्मराक्षस। इस कविता में मध्यवर्गीय संघर्ष को दिखाया गया है। मुक्तिबोध आधुनिक संवेदना के रचनाकार हैं। जितने जटिल थे उतनी ही जटिल इनकी कविताएं थीं। मुक्तिबोध कहते भी थे ये छोटे छोटे पल मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब देखिए, जैसे कि भगवान को पहले नहीं जाना जाता था, लेकिन आज भगवान को जानने का प्रयास किया जा रहा है, तो जटिलताएं आना स्वाभाविक है। और मध्य वर्ग की सबसे बड़ी विसंगति है कि सपने देखना बंद कर नहीं सकते और सपने पूरे होते नहीं। आपकी अपनी भी सीमाएं हैं, लेकिन सीमाओं में रहना नहीं चाहते। और स्थिति क्या बन गई है? त्रिशंकु जैसे स्थिति हो गई है। तो जो मुक्तिबोध की कविता ब्रह्मराक्षस है, उसमें जो बावड़ी है ये अंतर्मन का प्रतीक है और बावड़ी के किनारे कटीले पेड़ हैं, पुष्प हैं, डालियां हैं। तो ये क्या है? ये आपका परिवेश है। जैसे कविता है, बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं, है ना? तो ये क्या है? ये आपका परिवेश है जो कभी नहीं दिखता। मुक्तिबोध उसे भी दिखा देते हैं। यही इनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। ये ऐसे कवि हैं जो संघर्ष से भागने वाले रचनाकार नहीं थे, ये हार हार के जीतने वाले रचनाकार हैं। ये मैल क्या है? ब्रह्मराक्षस कविता में है, घिस रहा है देह, घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपा छप, खूब करते साफ, फिर भी मैल फिर भी मैल। ये क्या है? मैल क्या है? ये जड़तावादी विचार है, अंधविश्वास है, रूढ़ियों का प्रतीक है। यह मैल ही नहीं है बल्कि अपने आप से लड़ाई है। मुक्तिबोध जी कह रहे थे कि युद्ध कभी नहीं समाप्त होगा, जीवन है तो संघर्ष होगा ही। मुक्तिबोध की इच्छा थी कि मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे। ये मुक्तिबोध की आकांक्षा थी और मुक्तिबोध स्वयं पिसते रहे, टूट टूट कर खड़ा हुआ और खड़े होकर के पुनः त्रासदी के शिकार होते हैं। तो ये ऐसे कवि थे जो हार हार कर जीतने वाले थे। इनका व्यक्तित्व विद्रोह जो था वो ऊपर से नीचे तक अपनी निजता का कायल था। और इनकी जो काव्य प्रतिभा का परिचय जो है, ये प्रसिद्ध कविता अंधेरे में ब्रह्मराक्षस में आप देख सकते हैं कि मुक्तिबोध जी संपूर्ण अपनी अभिव्यक्ति को उस कविता में उतार देते हैं। ये जानते थे कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा समाई हुई है,
इसीलिए कहते हैं मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है। इसी क्रम में कभी छायावादी कवि निराला जी ने भी कहा था, यह अपराजेय समर, अर्थात जूझना तय है तो लड़ाई कैसे लड़ी जाए। मुक्तिबोध की कविता का यही विषय है। भारतीय चिंतन परंपरा को देखिए तो कई बार रावण का विनाश किया गया, लेकिन आज भी संघर्ष है। तो मुक्तिबोध कोरे आश्वासन के रचनाकार नहीं है। भक्ति काल में आश्वासन दिया गया था कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक लंबे भरोसे से जीते रहें। आधुनिक काल में एक और आश्वासन दे दिया गया, मिली हुई स्वतंत्रता, आज़ादी आएगी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पता चला कि जब इस स्वतंत्रता को सुबह के उजाले में देखा गया तो सब वही का वही। तो ये लोरी गा के सुनाने वाले रचनाकार नहीं हैं, ये आधुनिक कविता में एक और कबीर हैं। इनकी कविता में एक ठनक सुनाई पड़ती है और आज भी सुनाई दे रही है। तो आप अंदर से कितने गंदे हैं वही मुक्तिबोध बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसी गंदे पानी में नहा रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं मैल बनी की बनी हुई है। आपकी अपनी कमजोरियों से सीधे मुलाकात कराते हैं मुक्तिबोध। तो इनकी कविता कह सकते हैं दहकता हुआ लावा है। ये क्रांतिकारी कवि थे। 60 और 70 के दशक के बीच एक बार फिर मोहभंग हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई। तो आश्वासन से मोहभंग हुआ, भावनात्मक ठेस लगी। तो मुक्तिबोध बेचैनी के रचनाकार थे। ये घाव पर मरहम लगाने वाले रचनाकार नहीं है, घाव को खुला छोड़ देते हैं। तो मध्य वर्ग की जितनी जटिलताओं से मुक्तिबोध गुजर रहे थे और देख रहे थे, तो मुक्तिबोध उसी जटिलता को आपके सामने रख दे रहे हैं। तो इनकी कविता विभिन्न प्रतीकों में आपका साक्षात्कार कराती है। मध्य वर्ग की सबसे बड़ी चाहत होती है सुरक्षित होना, उसी सुरक्षा को लेकर आत्मसंघर्ष बना रहता है। तो इनके यहाँ जो बावड़ी है वो अंतर्मन का प्रतीक है, खंडहर जो है वो बाह्य संसार का प्रतीक है, सीढ़ियाँ जो है ब्रह्म राक्षस में जो कविता में सीढ़ियाँ आई हैं ये तर्क विचार का प्रतीक है, जल यहाँ पर भावना का प्रतीक है। तो अंतर्मन में दो चीज़ें होती हैं, आपका तर्क और संवेदना। डालें क्या हैं, ये सामाजिक विसंगतियाँ हैं। वर्तमान में भी हर समस्या को ढूंढते हैं, लेकिन उसी गंदे पानी में। तो बड़ी बड़े आदर्श की बात करते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं पर हम सहानुभूति प्रकट करते हैं, फिर भी एक अंतर रह जाता है क्योंकि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। तो मुक्तिबोध जिंदगी को दशमलव मानते हैं। वे तारों को, इस कविता में तारों को दशमलव कहते हैं। तो ये सच्ची चोट बांटने वाले रचनाकार हैं, झूठी मुस्कानें नहीं बांटते। मुक्तिबोध सच्ची चोट बांटने वाले रचनाकार हैं। और ब्रह्मराक्षस कविता में मुक्तिबोध कहते भी हैं, पिस गया वह भीतरी और बाहरी, दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। भक्तिकाल के कबीर भी कभी कहे थे, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो देखिए निराला और कबीर दोनों को एक कर देंगे तो मुक्तिबोध आ जाएंगे। मुक्तिबोध का जो व्यक्तित्व बना है वो निराला और कबीर को मिलाने से मुक्तिबोध का व्यक्तित्व बन जाता है। तो देखिए प्रतीकों और बिंबों का एक भयानक जंगल मुक्तिबोध में दिखाई पड़ता है। बिंब, प्रतीक और वातावरण में खुद को भी शामिल कर लेते हैं। अंधेरे कविता में मुक्तिबोध जी कहते हैं, संकेत देते हैं, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ना ही होगा गढ़ों और मठों को। ये है मुक्तिबोध जो गढ़ और मठों को तोड़ने की बात करते हैं। कभी कबीर भी तोड़ने की बात किए थे। तो देखिए ये साहित्य को जीवन की पुनर्रचना मानते हैं। और मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जो प्रभाती या गीत गाकर जगाने वाले रचनाकार नहीं हैं, ये ठोक पीट कर जगाने वाले रचनाकार हैं, भीड़ के रचनाकार नहीं हैं। आज़ादी के बाद इस नए लोकतंत्र में
खड़े मुक्तिबोध अच्छी तरह जान रहे हैं कि अंतर्विरोध मध्यवर्गीय चेतना का सबसे बड़ा यथार्थ है, मैं या तुम, आदर्श और यथार्थ को लेकर। तो इनकी व्याख्या, इन मुक्तिबोध की जो कविता की व्याख्या है, ये मुक्तिबोध से आगे है। लड़ाई किसी और से नहीं है, लड़ाई किसी और से नहीं है, लड़ाई अपने आप से है। मुक्तिबोध जी कहते हैं, समाधान पट्टी बांधने से नहीं होता, समय के अनुसार हमारे अभिव्यक्ति बदलते रहते हैं। भक्ति काल में हमने भगवान नामक पट्टी बांध ली थी, आधुनिक काल में आज़ादी नामक पट्टी बांधी कि बड़े बड़े कल कारखाने आएंगे, हम सबका कल्याण होगा। क्या हुआ? धरा का धरा रह गया सब। मुक्तिबोध देख रहे थे कि यह सब साजिश है, इसलिए उन्होंने कहा ये ट्रेजेडी नीच है। स्वाधीनता मिलते ही एक और स्वाधीनता की लड़ाई प्रारंभ हो गई। तो देखिए, मुक्तिबोध शब्दों को चीरते हैं, मुक्तिबोध शब्दों को चीरते हैं, तब धार लगाते हैं, उसके बाद प्रयोग करते हैं। ये बढ़ई लोहार की तरह हैं, इसलिए इनकी भाषा का जो तेवर है वो बदला हुआ है, जो अपने वसूले से शब्दों को चीरता है। तो मुक्तिबोध का मैं पूरे मध्यवर्ग का मैं है, और इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता अंधेरे में है। मुक्तिबोध जी कहते हैं, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। तो इनकी कविताएं बहुआयामी हैं। कह सकते हैं कि मुक्तिबोध जीवन तथ्यों के कवि हैं, और उनके ये तथ्य ऊपरी कम भीतरी अधिक थे। जीवन भर विषैले घूंट पीकर भी ऊफ तक न करने वाले मुक्तिबोध कविताओं में भी इसी सच्चाई को जीते नजर आते हैं। और उनकी कविताओं में जटिले, भयावह और उलझी हुई कहकर टालना या फिर उनका ऊपरी मूल्यांकन सही नतीजे की ओर नहीं ले जा सकता है। तो मुक्तिबोध ने अपनी विषाद भरी अधूरी जिंदगी को जिस धैर्य और साहस के साथ जिया, उसी धैर्य और साहस के साथ पढ़ी जाने की मांग उनकी कविताएं भी करती हैं। वे रुक रुक कर, सोच सोच कर पढ़ी जानी चाहिए। जल्दीबाजी से कविता को इनको आप नहीं समझ सकते। ये संपूर्णता के कवि हैं और एक वैचारिक संघर्ष के रचनाकार हैं। तो छात्रों, अगली चर्चा अगले क्लास में होगी।